Hello everyone, today we are going to start Geography, Chapter 2, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. So, in the last chapter, we have read about the resources. What are the types of resources? Or there are three types of resources. First is natural resources, second is human-made resources, and third is human itself. Now, in this chapter, we will read about the 5 major नेचुरल रिसोर्सेज जो कि है लैंड। हम लैंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सोइल क्या होती है, वाटर, वाटर का कितना पार्ट हमारे अर्थ में अवेलेबल है और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमें वाटर को लेकर। एंड देन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है 2 स्टोरीज़ के साथ। पहली जो स्टोरी है वो है तंजानिया अफ्रीका की एंड जो सेकंड स्टोरी है वो है न्यूजीलैंड की। सो आपको यहाँ पे 2 स्टोरीज़ को कंपेयर करना है कि अफ्रीका में क्या सिचुएशन है रिसोर्सेज को लेकर और न्यूजीलैंड में क्या सिचुएशन है रिसोर्सेज को लेकर। सो लेट्स रीड दिस स्टोरी। In a small village in Tanzania, Africa, Memba gets up very early in the morning to fetch water. She has to walk a long way and return after a few hours. She then helps her mother in the house and joins her brother in taking care of their goats. All her family owns a piece of rocky land around their small hut. Memba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for the whole year. सो क्या कह रहा है स्टोरी में कि तंजानिया अफ्रीका का एक छोटा विलेज है, वहाँ पे मेंबा को बहुत जल्दी उठना पड़ता है टू फेच वाटर लेने के लिए और शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे, उसे बहुत लंबा चलना पड़ता है और वो कुछ घंटों बाद वापस लौटती है। फिर उसके बाद वो अपने मॉम की हेल्प करती है हाउस में और फिर अपने ब्रदर को ज्वाइन करती है उनकी जो गोट्स है, उनकी जो बकरियां हैं, उनकी सार संभाल करने के लिए। और उनकी फैमिली के पास एक पीस है रॉकी लैंड का, मतलब उनके पास पथरीली सी ज़मीन है और मम्मा के जो फादर है बेयरली बहुत मुश्किल से कुछ मेज, मक्का या फिर बीन्स उगा पाते हैं बहुत सारा हार्ड वर्क करने के बाद। टॉयलिंग मीन्स हार्ड वर्क, वो सब कुछ करने के बाद। और दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर, और ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है उनकी पूरी फैमिली को पूरे साल भर फीड अप करने के लिए, उनको खिलाने के लिए। सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ अफ्रीका। वहाँ पे उनके पास जो लैंड है वो रॉकी लैंड है, ओके और वहाँ पे एग्रीकल्चर हो ही नहीं पा रहा। उसके फादर बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी थोड़ा से मक्का या फिर बीन्स उगा पाते हैं और जो मेंबा है उसको पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है लेने के लिए। नाउ लेट्स रीड द सेकंड स्टोरी। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ शिप rearing Peter lives in the heart of sheep rearing region in the न्यूजीलैंड। पीटर रहता है शिप रेयरिंग रीजन है न्यूजीलैंड में, वहाँ रहता है। वेयर हिज फैमिली रन ए वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जहाँ पे उसकी फैमिली एक वूल बनाने की जो फैक्ट्री है वो चलाती है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम द स्कूल पीटर वॉच हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप। जब भी वो स्कूल से लौटता है, रोज़ जब वो स्कूल से लौटता है तो पीटर अपने अंकल को देखता है कि वो शिप की सार संभाल कर रहे हैं, ओके भेड़ की। और देयर शिप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन ए वाइड ग्रासी प्लेन विथ हिल्स इन द फार डिस्टेंस। और उनका जो यार्ड है, ओके वो है बहुत ही ग्रासी प्लेन में, मतलब घास के मैदान में है और थोड़ी दूर में वहाँ पे हिल्स वगैरह भी है। और इनकी जो फैमिली है वो साइंटिफिक वे यूज़ करती है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करती है उनकी जो फैक्ट्री है उसके लिए। और पीटर की जो फैमिली है ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। और पीटर की जो फैमिली है वो वेजिटेबल्स भी ग्रो करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, मीन्स केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करती है, जो भी ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ें हैं उसके थ्रू वो वेजिटेबल्स वगैरह भी ग्रो करती है। सो यहाँ क्या हो रहा है, न्यूजीलैंड में जो पीटर की जो फैमिली है उनके यहाँ जो लैंड है बहुत ही प्लेन लैंड है, तो इस वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर भी करना पॉसिबल हो रहा है। और साथ ही में उनकी जो फैमिली है वो टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रही है। तो उन दोनों की लाइफ में बहुत डिफरेंस है। मेंबर को तो सुबह जल्दी उठ के पानी लाना पड़ता है, जबकि यहाँ पे जो पीटर है वो रोज़ स्कूल जाता है, ओके और उनकी फैमिली के जो लाइफ है उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सो यहाँ आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेंबा एंड पीटर स्टे इन
टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स। मामा और जो पीटर है वो दो अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं वर्ल्ड के, और बहुत ही डिफरेंट लाइफ जो है उनकी वो है। और दिस डिफरेंस, अब ऐसा डिफरेंस क्यों है? बिकॉज डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, जो लैंड की जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंस है, सोइल डिफरेंट है वहाँ की, वाटर डिफरेंस है, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब के डिफरेंस के कारण दोनों की लाइफ बहुत अलग अलग है। और द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। और रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है, किसी पर्टिकुलर रीजन में कितना रिसोर्स अवेलेबल है, ये मेन रीज़न है कि जो प्लेसेस है एक दूसरे से बहुत ही डिफ़र होते हैं, बहुत ही अलग होते हैं। ओके, तो यहाँ आपको समझ में आया होगा, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो लैंड फॉर्म्स जो भी है वो अनइक्वल है पूरे अर्थ में, और ये डिपेंड करता है कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो भी ह्यूमन रह रहे हैं उनकी लाइफ कैसी होगी। ओके, सो इस चैप्टर में हम एक एक करके जो 5 मेजर नेचुरल रिसोर्सेज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे ना। फर्स्ट इज लैंड। ना व्हाट इज़ लैंड? लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जो लैंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हैं, और इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। और अर्थ सरफेस का केवल 30% एरिया ही लैंड है। मीन्स 30% एरिया जो है अर्थ का वो लैंड है, और जो 70% जो एरिया है वो वाटर है। ओके, और एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और ये जो 30% वाला जो पार्ट है ये भी पूरा का पूरा हैबिटेबल नहीं है, मीन्स रहने लायक नहीं है पूरा का पूरा कहीं पे, बिकॉज कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे रग टोपोग्राफी है। The uneven distribution of population in different part of the world is mainly due to varied characteristic of land and climate। जो पॉपुलेशन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स किसी एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, किसी एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ये सारी जो है वो होती है लैंड और क्लाइमेट की कैरेक्टरिस्टिक के कारण, कि पर्टिकुलर रीजन में लैंड कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे वेजिटेशन कैसी है, इस पे डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ओवर इंडिया। हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है पूरा डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। और अगर हम दूसरी जगह जाते हैं, हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया लेते हैं जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर सूटेबल है बिकॉज फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे पानी भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो वहाँ का जो एरिया है हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये वाला जो एरिया बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन है। तो यहाँ आगे यही कह रहा है कि ऐसा रीज़न अगर जहाँ पे रग्ड टोपोग्राफी है, मीन्स जो लैंड है वो बहुत अनइवन है, उबड़ खाबड़ है, या माउंटेन वाला एरिया जो कि स्टीप स्लॉप्स है, वहाँ पर पूरी सीधी ढलान है, एकदम खड़ी ढलान है। और कोई अगर लो लाइंग एरियाज़ है, मतलब बहुत ही निचला हिस्सा है जहाँ पे जो वाटर लॉगिंग है उसकी अगर वहाँ पे प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग में जहाँ पे पानी वगैरह जम जाता है वो वाला अगर वहाँ पे प्रॉब्लम है, या फिर कोई डेजर्ट एरियाज़ है, या फिर थिक फॉरेस्ट वाला एरिया है, पूरा घना जंगल वाला एरिया है, तो वहाँ क्या होगा, जो भी पॉपुलेशन होगी स्पार्सली पॉपुलेटेड होगी, मतलब बहुत कम पॉपुलेटेड होगी, या फिर इनहेबिटेबल होगी, या फिर वो रहने लायक जगह नहीं होगी। ओके, वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे। जबकि वहीं दूसरी तरफ प्लेन्स वाला एरिया, मैदानी इलाका, या फिर रिवर्स वैलीज वाला जो इलाका है, ये सूटेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए। हैंस इस वजह से ये जो एरियाज़ है बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है वर्ल्ड के। ओके, now next is land use. Now what is land use? Land is used for different purpose such as agriculture, forestry, mining, building houses, road and setting up of industries। और यही सारी इन सभी को क्या कहा जाता है? लैंड यूज़। मतलब लैंड का हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यही लैंड यूज़ कहलाता है ना। So the use of land is determined by the physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water। हम लैंड का कैसे यूज़ कर रहे हैं ये बहुत सारे फिजिकल फैक्टर द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, जैसे कि वहाँ की टोपोग्राफी क्या है, सोइल कैसी है, क्लाइमेट हमारे लैंड का जो यूज़ कर रहे हैं उसके लिए सूटेबल है या नहीं है, कोई मिनरल्स वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, या वाटर अवेलेबल है या नहीं है। जस्ट सपोज़ हमारा जो राजस्थान वाला जो एरिया है, उदयपुर मकराना वाला जो एरिया है, वहाँ पे
मार्बल स्टोन्स वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पे मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पे सेटअप किया जाता है फैक्ट्रीज वगैरह। ओके, तो ये जो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं लैंड का फॉर मिनरल्स के लिए, हम यूज़ कर रहे हैं, तो दिस ये क्या कहलाता है, ये यूज़ ऑफ लैंड कहलाता है। ओके, और उसके अलावा ये सारी चीज़ें तो डिटरमाइन करती है कि लैंड का कैसे यूज़ होना है। उसके अलावा ह्यूमन फैक्टर्स भी डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी है या नहीं वहाँ पे, तो ये सारा भी लैंड को कैसे यूज़ करना है उसका पैटर्न वो डिटरमाइन करता है। अब यहाँ पे लैंड को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, है ना, किसका इस पे मालिकाना हक है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। फर्स्ट इज प्राइवेट लैंड एंड सेकंड इज कम्युनिटी लैंड। अब प्राइवेट लैंड आप जानते हो जो कि किसी इंडिविजुअल के पास होगी, ओके, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास होगी, वो प्राइवेट लैंड कहलाती है। जबकि कम्युनिटी लैंड इज ओन बाय द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी लैंड है वो किसी कम्युनिटी के पास होगी फॉर द कॉमन यूज़ करने के लिए, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फॉडर है, चारे का कलेक्शन करना हो, फ्रूट्स नट्स या मेडिसिन हर्ब्स वगैरह लेने, तो ये सारी कम्युनिटी लैंड कहलाती है। और दिस कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, और इन्हें कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहा जाता है। अब So, what is the purpose of this chapter is to aware about the resources. आपको इन resources के बारे में aware करना है कि in present time पर्टिकुलर रिसोर्सेज का कैसे यूज़ हो रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमें इन सब रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, और हम जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो इन दिस पैराग्राफ वी विल रीड अबाउट दिस कि पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। कि पीपल और उनकी जो डिमांड्स है वो तो हमेशा ग्रो करती रहती है, बट जो लैंड हमें अवेलेबल है वो तो लिमिटेड है। जो हमें अर्थ का 30% पार्ट जो दिया हुआ है वही लिमिटेड ही है। और जो क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस ऑफ टू प्लेस, और जो लैंड की जो क्वालिटी है वो भी जगह से दूसरी जगह तक वो डिफ़र है, अलग अलग है। एंड सो यहाँ पे पीपल क्या कर रहे हैं, पीपल स्टार्टेड इनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स to build up commercial areas, housing complex in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural areas. So people क्या कर रहे हैं, common lands जो है अभी हम पढ़ के आए कि टू टाइप्स ऑफ लैंड, फर्स्ट इज प्राइवेट लैंड एंड सेकंड इज कॉमन लैंड। तो पीपल क्या कर रहे हैं, कॉमन लैंड को इनक्रोच कर रहे हैं, उसका अतिक्रमण कर रहे हैं टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज बनाने में, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने में, अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में। और रूरल एरियाज में क्या कर रहे हैं वो लोग, एग्रीकल्चर लैंड को क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये जो यूज़ हो रहा है लैंड का, जो यूज़ हो रहा है वो हमारे कल्चरल चेंज जो हो रहे हैं सोसाइटी में उसको भी रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको भी बताते हैं। और इसी के साथ साथ जो लैंड यूज़ का जो पैटर्न, जो लैंड हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके कारण बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं एनवायरनमेंट में, बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रही है, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो रही है, लैंडस्लाइड्स देखने को मिल रहे हैं हमें, सॉइल इरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। ये सारे मेजर थ्रेट्स है, ये सारे मेजर आपके संकट है जो कि एनवायरनमेंट को देखने पड़ रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिविटीज़। तो ये जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है या जो भी एग्रीकल्चर हो रहा है, उससे हमें एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सो आपको यही समझाने की कोशिश किया जा रहा है इस चैप्टर में कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड अवेलेबल है और हम इनों का इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो रिसोर्सेज हैं हमें उनका सेंसिबल तरीके से यूज़ करना चाहिए। और यहाँ नेक्स्ट टॉपिक में आपको दिया हुआ है एक पिक्चर, 4 पिक्चर है। तो इसमें देखिए पहले जो है लैंड कैसे यूज़ किया जाता था, पूरा रूरल एरियाज़ है जहाँ पे जो कच्चे हाउस है प्लस यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा रहा है, मुझे ग्रीनरी दिखाई दे रही है। देन नाउ इन दिस सेकंड पिक ग्रीनरी कम हो गई है, हाउसेस की जगह पक्के हाउसेस बनने लग गए हैं, ट्रैक्टर यूज़ किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे तो ये लोग एनिमल यूज़ कर रहे हैं, नाउ हियर इज़ ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं। और थर्ड पिक्चर में एग्रीकल्चर ही गायब है, रोड वगैरह ने इसकी जगह ले ली है और पक्के मकान बन गए हैं, पक्के रोड बन गई है, व्हीकल्स वगैरह आ गई हैं। एंड देन लास्ट इस वाले में तो पूरा
कॉम्प्लेक्स ही बन गया है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन गया है, सारे लाइट्स वगैरह और बहुत सारी व्हीकल्स वगैरह आ रही है, तो एनवायरनमेंट को वैसे ही पॉल्यूशन की वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, प्लस एग्रीकल्चर भी कम होने लग जाएगा। तो ये सारे जो 4 पिक्चर है इसमें आपको दिखाने की कोशिश की है कि टाइम के साथ साथ जो लैंड का जो यूज़ हम कर रहे हैं वो उसमें कितना चेंजेस आ रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो हमें लैंड का जो भी लैंड का हमें कंजर्वेशन करना चाहिए, हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेट्स रीड दिस पैराग्राफ। Growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है और साथ में उनकी जो बढ़ती हुई डिमांड है, उसके कारण जो भी फॉरेस्ट कवर है हमारा और जो एरेबल लैंड है, वो लैंड जो कि एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, उस लैंड का बहुत ही बड़े स्केल पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ओके, विनाश हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो भी फॉरेस्ट कवर है उसको क्लियर किया जा रहा है, ताकि जो भी पॉपुलेशन है उसको वहाँ पे सेटल किया जाए और एग्रीकल्चर लैंड को भी हटाया जा रहा है। वहाँ पे भी बहुत सारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह खुल रहे हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह खुल रहे हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जा रही है। तो इन सब से क्या हो रहा है कि जो भी हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है, हमारा जो लैंड है, उसको हम खो देने का डर जो है वो क्रिएट हो गया है। ओके, तो इस वजह से हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने हैं ताकि हम जो ये जो हमारा जो लैंड रिसोर्स है उसको हम सेंसिबली तरीके से यूज़ कर सकें। तो इसके लिए जो अभी प्रेजेंट रेट चल रही है डिग्रेडेशन की, मतलब हमारी जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी दिन प्रतिदिन बहुत कम होती जा रही है, तो उसको हमें चेक्ड करना चाहिए, हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही हमें एफॉरेस्टेशन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट वगैरह हमें लगाने चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन करना चाहिए, हमें जो लैंड में सुधार करना चाहिए। और जो भी यूज़ हो रहा है केमिकल, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स का जो यूज़ हो रहा है उसको रेगुलेट करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए, उन्हें हमें रूल्स के अंडर यूज़ करना चाहिए। और साथ ही में जो ओवर ग्रेजिंग हो रहा है उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग मतलब जो ज़्यादा चराई वगैरह हो रही है एनिमल्स के द्वारा, उसको भी हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये उसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो लैंड रिसोर्स है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं, हम उसको संरक्षित कर सकते हैं। सो इन दिस सेशन वी हैव रेड अबाउट द लैंड रिसोर्स के बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश करी कि जो लैंड का जो यूज़ हो रहा है पास्ट कुछ टाइम से और अभी तक जो लैंड का जो यूज़ हो रहा है उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं हमें एनवायरनमेंट में। और उस जो प्रॉब्लम से उससे बचने के लिए हमें क्या क्या मेथड वगैरह अपनाने चाहिए, हमने इस वाले टॉपिक में पढ़ा। सो इन दिस नेक्स्ट सेशन वी विल रीड अबाउट द अदर नेचुरल रिसोर्सेज। थैंक यू सो मच।